नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां 5 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया है उनके देश डिपोर्ट। पुलिस और बीएसएफ की टीम ने की संयुक्त रूप से ये कार्रवाई। बीते मई महीने में हिरासत में लिए थे 5 बांग्लादेशी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 5 बांग्लादेशियों को मई महीने में हिरासत में लिया था, अब उन्हें दोबारा से डिपोर्ट कर दिया गया है, उनके देश में पहुंचा दिया गया है, डिपोर्ट कर दिया गया है। एसएसपी दून ने गठित की थी टीम। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, पुलिस की जांच में नहीं पाए गए कोई भी वैध दस्तावेज, जिसके बाद हिरासत में लिया और अब 5 को बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट कर दिया है। 5 बांग्लादेशियों को उनके देश को डिपोर्ट कर दिया है। पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां बीते महीने में 5 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था, जिनके पास से कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला था। कार्रवाई की गई और अब उन्हें दोबारा से डिपोर्ट कर दिया गया है उनके देश। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से 5 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश डिपोर्ट कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी देखने को मिल रही है और इन्हें गिरफ्तार कहां से किया गया था? जी देखिए प्रिया, आपको बताऊं कि बीते मई माह में 20 और 21 मई की बात है कि जब ये 5 जो बांग्लादेशी जो नागरिक थे, जो संदिग्ध तरीके से पटेल नगर थाना क्षेत्र है देहरादून स्थित, वहां पर ये पाए गए थे। दरअसल पुलिस का जो अभियान है, सत्यापन अभियान, वो लगातार पूरे देश भर के साथ साथ हम बात करें उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में तो यहाँ पर चलता है। तो उसी सत्यापन अभियान के तहत ये 5 जो बांग्लादेशी संदिग्ध पाए गए थे, जिनसे उनके दस्तावेजों की जब जाँच की गई तो उनके दस्तावेज कोई भी अपना वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद इनको पुलिस हिरासत में कस्टडी में रखा गया था। जिसके बाद पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस ने जो है बीएसएफ के साथ एक अभियान की शुरुआत शुरू किया और इनको जो है आज इनके जो मूल जो इनका देश है बांग्लादेश, जहाँ के निवासी रहने वाले थे, वहाँ इनको डिपोर्ट कर दिया गया है। वहाँ के वहाँ के जो शासन है जो बांग्लादेश का, जो इनको सौंप दिया गया है। तो अगर हम देखें तो जिस तरीके से देखने में आता है कि पूरे देश भर में कि बहुत से अवैध तरीके से लोग रहते हैं, तो उसको लेकर चूंकि ये केंद्र सरकार के गृह विभाग का दिशा निर्देश हैं समस्त राज्यों के पुलिस अधिकारियों को, गृह विभाग को, कि अपने अपने राज्यों में इस तरीके से जो अवैध रूप से कोई भी नागरिक रह रहा है तो उसकी जांच करें, पड़ताल करें और उस पर कार्रवाई करें। तो उसी के तहत देहरादून के जो पटेल नगर क्षेत्र, वहां से ये जिसमें कि कुल 5 लोग थे, जिसमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष की जो है गिरफ्तारी की गई थी, जिनके बाद अब इनको इनके गृह देश यानी बांग्लादेश इनको भेज दिया गया है। प्रिया जी बिल्कुल, जिस तरीके से 5 को हिरासत में लिया गया तो अब इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। धन्यवाद अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुधवार को देहरादून सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। कैबिनेट बैठक में कुल 6 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें आसन बैराज से भट्टाफॉल तक 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस भवनों को पीपीपी मोड में देने की तैयारी भी है। इसके अलावा हाईकोर्ट के निर्देशानुसार बागेश्वर में खनन को लेकर निरीक्षण बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, जहां 6 प्रस्ताव पास किए गए हैं। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने इसकी जानकारी दी, जहां कृषि और कृषि कल्याण विभाग में 46 पद सृजित किए गए हैं। इसी के साथ बागेश्वर में खनन को लेकर निरीक्षण बनाया जाएगा। सबसे पहला मत ये हमारा कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। टोटल 6 मत थे आज। इसमें पहला मत ये आपका कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। इसमें हमारा उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था, उसमें 2 सेंटर हैं इनके। एक हल्दी में सेंटर है बंदरगाह मुख्यालय में, उसमें 34 पद उसमें सृजित हुए थे। दूसरा सेंटर है एडवांस सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी देहरादून में, उसमें 12 पद थे और उसमें टोटल 46 पद इनके सृजित किए गए थे। पूर्व में जो सर्विस रूल्स इनके बने थे, उसमें भर्ती के स्रोत की व्यवस्था नहीं थी कि वो कैसे होंगे, सीधी भर्ती के पद होंगे, आउटसोर्सिंग के पद होंगे, कैसे होंगे। तो वो आज विभाग ने स्पष्ट एक नियमावली लेकर के आए थे, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का मत था। इसमें हमारे जो परा चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, उसके लिए उत्तराखंड परा चिकित्सा अधिनियम 2009 और परा चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम की स्टेट मेडिकल फैकल्टी का वर्तमान में प्राविधान है। इसमें 22 अलग अलग जो फैकल्टी हैं, उनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को किया जाता है। इसमें
इसमें पूरे देश में एक ये व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम हैं उनके मानकों को विनियमित करने के लिए उनमें आचार संहिता क्या होगी, उसमें प्रवेश परीक्षाएं कैसे होंगी, पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के लिए और पंजीकरण के मानकों में एक रूपता लाने के लिए एक नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 पारित किया गया था। इसके तहत हमें प्रदेश में इन पैरामेडिकल के कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए एक काउंसिल बनाने की आवश्यकता है। तो इस काउंसिल बनाने पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 है, जिसमें फ्लड प्लेन जोनिंग जिस अधिनियम के तहत की जाती है। तो इस फ्लड प्लेन जोनिंग के लिए जो आसन नदी है, आसन नदी के प्रारंभिक बिंदु भट्टा फॉल से आसन बैराज तक कुल लगभग 53 किलोमीटर की लंबाई में जो फ्लड प्लेन जोनिंग का पूर्व में अधिसूचना हुई थी, उसमें आपत्तियां आदि मांगी गई थी, उसका अंतिम नोटिफिकेशन करने के लिए आज विभाग माननीय मंत्रिमंडल में आया था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उसको फ्लड प्लेन जोनिंग को अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में देहरादून में जो फ्लड प्लेन जोनिंग की गई है रिस्पना बिंदाल आदि में, उसमें निम्नलिखित कार्य किए जा सकेंगे, ये भी आज अनुमति दी गई। एसटीपी का निर्माण कार्य इस फ्लड प्लेन जोन के अंतर्गत एसटीपी का निर्माण कार्य, रोपवे के टावर का निर्माण कार्य, मोबाइल टावर का निर्माण कार्य, हाई टेंशन की विद्युत ट्रांसमिशन के टावर को बनाने के लिए और एलिवेटेड कॉरिडोर जो बनना है उसकी नींव और जो उसकी उप संरचनाएँ हैं उसको बनाने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। उत्तराखंड में हाल ही में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है, जिस पर विपक्ष छोटी मछलियों को कार्रवाई कर बड़ों को बचाने का आरोप लगाने का काम कर रहा है। पूरे मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कहा जा रहा है कि छोटी छोटी मछलियों को ही जाल में फंसाया जाता है। अब छोटी मछलियां तो छोटी, बड़ी मछलियां भी जाल में आ रही हैं और मगरमच्छ भी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं उन्होंने थराली विधानसभा में निर्माणाधीन पुल के गिरने पर इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इसके अलावा जल जीवन मिशन में भी लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की बात कही। छोटी मछलियां, इनको जाल में फंसा दिया जाता है। अब छोटी मछलियां तो छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां भी आ रही हैं और मगरमच्छ भी नहीं छोड़े जाएंगे। इसका उदाहरण आपने देखा, इतने राज्य बनने के बाद ये पहली घटना हुई। भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी कहीं पाया जाएगा। अभी मैं थराली विधानसभा में गया था, वहां पुल बनाते समय पुल रह गया, बीच में ही निर्माणाधीन पुल चला गया। हमने कहा कि ये बिल्कुल किसी कीमत पर ऐसी लापरवाही, ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी 3 अभियंता उसमें संलिप्त थे, तीनों को तत्काल सस्पेंड किया गया, जांच शुरू करवाई गई और हमने कहा कि इसकी जो भरपाई है ये संबंधित लोगों से की जाए जो इसमें दोषी हैं। जल जीवन मिशन में अभी काशीपुर में इसी प्रकार योजनाओं के क्रियान्वयन पर, धरातल पर उतारने पर जहां कोताही बरती गई, वहां भी इस प्रकार की कार्रवाई की। जहां पर भी ऐसा मामला आएगा, बिल्कुल मैं आपसे मन वचन और बिल्कुल कर्म से कह रहा हूं कि कहीं पर भी हम इसको बिल्कुल भी ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नहीं। ई रिक्शा चालकों के द्वारा चोरी की बिजली से वाहन चार्ज करने के मामले में देहरादून आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोली ने बताया कि जब भी किसी ई वाहन का रजिस्ट्रेशन विभाग में किया जाता है, ऐसे में उनके लिए बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होता है। साथ ही ये भी जरूरी है कि वो अधिकृत जगह से ही अपना वाहन चार्ज करे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया तो निश्चित उस पर विभाग कार्रवाई करेगा। वहीं आरटीओ विभाग अपने स्तर पर भी ऐसे वाहनों के लिए ईवी चार्जिंग पर जोर देगा। जब भी किसी ई रिक्शा का या फिर ई व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हमारे कार्यालय में या किसी भी परिवहन कार्यालय में किया जाता है तो उसमें ये मैंडेटरी है कि वो अपना बिजली का कनेक्शन का एक प्रमाण पत्र संलग्न करे और ये ही अपेक्षा भी है और यही रूल भी है कि वो एक अधिकृत जगह से या अपने ही जहाँ उसने कनेक्शन लिया हुआ है वहाँ से अपने गाड़ी के चार्जिंग को करे या फिर जो शहर में चार्जिंग स्टेशंस बने हुए हैं वहाँ पर पेड आधार पर अपने गाड़ी को चार्ज करे। और अगर इस तरह का मामला संज्ञान में आया है कि वो कहीं जगह पे बिजली चोरी वोरी कर रहे हैं तो हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। बट ये संबंधित विभाग जो भी हैडिल विभाग है, विद्युत विभाग, अगर उनके स्तर से की जाए तो ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट तरीके से हो पाएगी। फिर भी हम अपनी तरफ से भी इसमें कार्रवाई करेंगे
और कोशिश करेंगे कि ऐसे वाहनों के लिए हम ईवी चार्जिंग स्टेशंस की भी स्थापना शहर भर में करें। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक की रैगांव ग्राम सभा के फिरकोली और जमाड़ तोक में बहने वाली पनार नदी में अल्मोड़ा के खनन कारोबारियों के द्वारा बेखौफ होकर चंपावत में धड़ल्ले से मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीण जीत सिंह, निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य आनंद अधिकारी समेत कई लोगों ने बताया कि चंपावत और अल्मोड़ा जिले की सीमा में अल्मोड़ा जिले के खनन कारोबारी उनके गांव में पनार नदी से मशीनों के द्वारा अवैध खनन कर रहे हैं। ये दिक्कत ये आ रही है, जैसे अल्मोड़ा पे आपका जिला खनन ने उनको टेंडर दिया गया है, तो वो हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में अवैध खनन कर रहे हैं। तो पनार से लगा हुआ जो गांव है फिरकोला, तो उसको कट आउट हो रहा है वो, और उसी के लिए अभी एसडीएम साहब के यहाँ हम आ रखे हैं ज्ञापन देने के लिए। और कल की डेट में ये चीज़ नहीं होती है तो हमारा पूरा उग्र आंदोलन रहेगा और गांव वाले सब एक होकर इस चीज़ को बंद करवाएंगे। इससे ये हो रहा है कि हमारे गांव का एक तो कटआउट हो रहा है, तो गांव को कल की डेट में बड़ी दिक्कत आ सकती है। जो ऊपर से तो जो गांव से जो लगे हुए जो नदी है, तो नदी से हमारे गांव का कटआउट हो रहा है। दूसरा जो पानी है, पानी दूषित हो रहा है। और तीसरा ये हमारे एक साइड से जो अवैध खनन किया जा रहा है, तो उससे हमारे गांव को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे ग्रामीणों के लिए भी बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्राम सभा रैगांव में हमारा फिरकोला तोक है, जो है पूरा प्रॉपर 80 तोक है और जमाड़ तोक है। इसमें जो अल्मोड़ा ज़िले के खनन कारोबारी हैं, वो अल्मोड़ा ज़िला में खनन न करते हुए खनन चंपावत ज़िले के एरिया में कर रहे हैं। साथ ही जहाँ पनार नदी पहले बहती थी, उस जगह पर पनार नदी को न बहते हुए पनार नदी पूरी चंपावत ज़िले के एरिया में कर दिया गया है, जिससे हमारा फिरकोला तोक की पूरी उपजाऊ ज़मीन के साथ साथ हमारे फिरकोला तोक के गाँव को भी खतरा बना हुआ है। साथ ही जो रेता और रोड़ी धुलाई वाला पानी है, उस पानी को पाइप लगाकर प्रॉपर पनार नदी में छोड़ दिया गया है, जिसको आदमी तो क्या जानवर भी पीने के लिए काबिल नहीं रहा है। इसलिए हमारी प्रशासन से यही मांग है कि नदी का रुख जहाँ पर है वहीं का इसका खनन कारोबार जो है चंपावत जिले में बंद किया जाए, और दूसरा जहाँ पर पनार नदी बहती थी उसी इलाके में की जाए, और हमारे चंपावत जिले के एरिया के रहने वाले जो गरीब जनता है, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। दूषित पानी से कोई माल मवेशी जानवर या जो वहाँ की गरीब जनता है उनको कोई नुकसान न उठाना पड़े। ग्राम आगर का रहने वाला हूँ। हमारी ज़मीन सारी बैठी हुई है आगर में। आगर के जड़ में उसने खनन कर रखा। रात को सुबह से 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक खनन होता है। कल के दिन हमारे परिवार मर जाएगी तो उसका जिम्मेवार वो रहेगा। सर हमारे तो वैसे जाने वाला है, और जड़ से खनन कर दिया उसने। और जो खनन में जो पानी लग रहा है, पनार नदी से मोटर लगा रखी है, वो मोटर जो है उसका पानी नदी में बहता है। परसों मेरी मसान पूजा थी नीचे भूमका में। भूमका से पानी लेने के लिए हम फिरकोला से ऊपर धारे में गए। बिल्कुल नदी प्रदूषण कर दीजिए। 24 घंटे बारिश नहीं आती है, वो नदी आई रहती है। तो हम प्रशासन से ऐसे मांग कर रहे हैं, ऐसा अवैध खनन नहीं होना चाहिए और तुरंत उसमें रोक लगाई जाए। नहीं तो रोक नहीं लगती है, हम पूरा गाँव की लेडीजें लेके उसको सारा जड़ से उखाड़ देंगे। उसकी फर्म हम ऐसा करने को तैयार हैं जी। हमारे पनार नदी का जो अल्मोड़ा कारोबारी खनन माफिया है, खनन वाला है, वो कारोबारी हमारी जो नदी है, नदी का आधा सर्किल होता है। आधे सर्किल में कि जिससे कि वो मशीनों से नदी को परिवर्तन करके हमारे जो खेत हैं, उपजाऊ खेत हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। और हमारे जो मकान हैं वो भी नदी के किनारे हैं, न ज़्यादा ऊपर हों, वो हमको वो भी दिक्कत है। कल के दिनों नदी इस तरफ आके बह सकती है, और इसको रोकने का वो कर दीजिएगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। भगवानपुर में इन दिनों सियासी पारा गर्मी के तापमान से भी ऊपर चल रहा है, और इस बार आमने सामने देवर भाभी नहीं बल्कि बीजेपी के राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और कांग्रेस विधायक ममता राकेश और उनका परिवार है। कल देशराज कर्णवाल ने एक पीसी करके दिवंगत कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश और उनकी पत्नी ममता राकेश को निशाना बनाया था, और आज पलटवार करते हुए विधायक ममता राकेश के बेटे अभिषेक राकेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशराज और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके नेताओं की आदत है कि कोई भी सवाल का जवाब नहीं होता है तो नेहरू और इंदिरा के ऊपर डाल देते हैं। ठीक ऐसे ही बीजेपी के एक राज्य मंत्री कर रहे हैं। जब छात्रवृत्ति न देने का सवाल होता है तो वो दिवंगत कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश का नाम लेते हैं। पार्टी की बड़ी पुरानी आदत है
केंद्रीय स्तर पर ले लो, जब भी कोई बात होगी, जब भी कोई विकास कार्य हो जाता है तो वो नेहरू जी को वहाँ पर बता देते हैं दोषी। और यही बीमारी देशराज चंद्रमाल के दिमाग में कर चुकी है। इसे अगर सवाल किया जाए कि छात्रवृत्ति क्यों नहीं आ रही, तो माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश चंद्र राकेश जी का नाम लेगा, ये उनका नाम लेने लायक है। उन्होंने जो विकास कार्य करा है पूरा जन जाहिर है, पूरे जिले हरिद्वार को और पूरे प्रदेश को जनता से पता है कि वो उन्होंने 3 साल मात्र अपने कैंसर जैसी बीमारी में, पहले साल के बाद ही वो कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो गए, तो उनके बाद उन्होंने वो समय दिया और समय देने के बाद जितना काम उन्होंने किया है, छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम किया है, बच्चों की शादियों में अनुदान बढ़ाने का कार्य किया है, विधवा पेंशन को बढ़ाने का काम किया था, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और दलित समाज के, पिछड़े समाज के लिए उन्होंने विकास कार्य करा है। उसके विचारों की धूल, उनके काम की धूल की बराबर ये काम अगर व्यक्ति करा दे तो इसका सच में कोई चर्चा हो, मगर इसका दिमागी तनाव भी हो चुका है। इसके दिमाग में एक कीड़ा है जो बार बार बुलाता रहता है और उस कीड़े को शांत करना अब जरूरी था। और ये मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आगे से माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर कोई बात करेगा, उस समय जो अधिकारी उसमें विलीन थे, उस कार्य में, उस घोटाले में विलीन थे, वो जेल गए हैं। अगर उस पर कोई तथ्य है तो लाए, वरना अनर्गल टिप्पणी के तो इस बार सुप्रीम कोर्ट पर इस पर मानहानि का मुकदमा होगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जसपुर क्षेत्र से है, जहां आगामी बरसात के मद्देनजर प्रशासन पहले ही तैयारियों में जुट गया है। जसपुर के कई गांव फीका नदी के किनारे हैं, जिसके लिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। जो भी सेंसिटिव क्षेत्र है उनके लिए तैयारी कर ली गई है। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान ने बताया कि जसपुर जिला तहसील के अंतर्गत फीका नदी का निरीक्षण पहले ही किया जा चुका है, जिसमें सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी शामिल थे। तहसील अंतर्गत फीका नदी का जो संयुक्त निरीक्षण है वो पहले किया जा चुका है। इसमें सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी शामिल थे। जो चिन्हित स्थल है, सेंसिटिव स्थल है, वहाँ पर जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने उसके लिए भी कार्य योजना बनाई गई है। और हजीरों में बाढ़ सुरक्षा के लिए ये योजना है वो भी उसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा जो नदी किनारे के सेंसिटिव स्थल है वो चिन्हित है और उनके संबंध में आगे जब भी इस तरह की कोई समस्या आती है बाढ़ की, तो उसमें उनको प्राथमिकता के तौर पे वहाँ पे राहत बचाव कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे बड़े नाले हैं, शहरी अंतर्गत हो या ग्रामीण क्षेत्र में, और जो हमारी नहरें हैं, बड़ी नहरें हैं, उनकी भी सफाई भी कराई जा चुकी है, जिससे बरसात के समय में जो बरसात का पानी है उसका वहाँ से निकासी आसानी से हो सके। और नगर पालिकाओं को विशेष रूप से इसलिए हमने निर्देशित किया है कि जहाँ पे पानी का भराव होता है उसको पानी भराव से निजात पाने के लिए पंप इत्यादि की व्यवस्था रखें, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। स्मार्ट सिटी देहरादून में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से अब परिवहन विभाग ई चालान करेगा। जानकारी देते हुए आरटीओ डॉक्टर अनीता चमोली ने बताया कि परिवहन विभाग ने कई जगह ANPR लगवाए हैं, जो 17 जगह पहले से संचालित है, वहीं 20 जगह और स्थापित करे गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगवाए गए सीसीटीवी से लॉग फीड लेना शुरू कर दिया गया है और अगर उन पर कोई वॉइसलेस मिलता है तो ई चालान के माध्यम से चालान किया जाएगा। अभी तक परिवहन विभाग ने कुछ ANPR विभिन्न जगहों पर स्थापित भी करे हुए हैं, तो लगभग 17 जगह पर तो ये पहले से ही संचालित हैं और अभी 20 जगह पर और स्थापित भी हुए हैं। तो उन पर हम अपनी कार्रवाई कर ही रहे थे। इसका कंट्रोल रूम हमारे परिवहन मुख्यालय में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त देहरादून में शहर के अंतर्गत स्मार्ट सिटी योजना के लिए जो स्मार्ट CCTV कैमरा लगाया गया है विभिन्न जंक्शंस पर या चौराहों पर, तो उन पर भी अभी हमने टेकअप किया है कि स्मार्ट सिटी के जो कैमरा हैं उन पर कोई वायलेशन अगर डिटेक्ट होता है, रेड लाइट जंपिंग का या फिर रॉन्ग साइड ओवर टेकिंग का, तो उनको भी अब हम ई चालान के माध्यम से उनका हम लॉग ले रहे हैं। उनका जो फीड है वो हमने लेना शुरू करा है अपने कार्यालय में स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से, और उन फीड्स के आधार पर जो लॉग बन रहा है वायलेशन का, उसको हम ई चालान के माध्यम से अपने यहाँ पे अभी चालान भी करना हमने शुरू किया है।
दून में सैकड़ों की तादाद में लोग रेल से यात्रा करते हैं, मगर अधिकतम रेलवे स्टेशनों पर उनके लिए विश्राम और निशुल्क प्रतीक्षालय की कोई भी ठोस सुविधा नहीं होती है। ऐसे में स्टेशन परिसर में ही यात्री बिस्तर बिछाकर बैठने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं पर्यटन सीजन और गर्मी से जनता बेहाल है, तो वहीं साथ ही साथ यातायात के दौरान विश्राम की कोई खास सुविधा धरातल पर दिखाई नहीं नजर आ रही। यात्रा सीजन चल रहा है, ऐसे में कई सारे लोग ऐसे हैं जो देवभूमि उत्तराखंड में अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए और दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में कई मर्तबा रेलवे स्टेशन की अगर बात करी जाए तो लोगों के बैठने और ठहरने की कोई अच्छी सुविधा अब तक मुहैया नहीं कराई गई थी, जिसके चलते अगर मौजूदा वक्त की बात करी जाए तकरीबन 1 कमरे ऐसे हैं जो VIPs के लिए हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ कमरे ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर आप 30 रुपये प्रति घंटा शुल्क देकर ठहर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। लेकिन रेलवे की जब हम बात करते हैं तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं, देखिए, जो अलग अलग तबके से आते हैं। रेलवे में आपको अमीर से लेकर गरीब हर तबके का लोग सफ़र करते हुए दिखाई देगा। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 30 रुपये शुल्क देने में हिचकिचाते हैं, तो उनके लिए निःशुल्क सुविधा जो है वो फ़िलहाल नहीं थी, लेकिन उसका प्रस्ताव रेलवे की ओर से दे दिया गया है और जैसी ही मंजूरी मिलेगी उसको भी शुरू कर लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल बात अगर मौजूदा वक्त की करी जाए, फ़िलहाल व्यवस्था की करी जाए, तो लोगों को ज़मीन पर ही चाहे चद्दर हो चाहे अखबार हो बिछाकर ठहर कर अपनी यात्रा की आने तक का इंतज़ार करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ समृद्ध मिश्रा, देहरादून, SNN 24/7 के लिए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।